जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रंकाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम ग्राम समाज एवं विकास पढ़ रहे हैं और उसी संदर्भ में चैप्टर नंबर 9 में हम भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको पता ही होगा कि कल हमने एक टॉपिक पूरा प्रॉपर तरीके से कंप्लीट किया था। जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, यह क्या है? किसान कल्याण योजना है। क्या है? किसान कल्याण योजना। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा जो भी किसानों के लिए, उनके कल्याण के लिए आज तक जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं चली हैं, जिनका प्रॉपर तरीके से समाज पे एक प्रभाव पड़ा है, खासा महत्व अपना वो छोड़ गई हैं, उनके बारे में हम आज विस्तार से पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि शेष सभी कक्षाओं की तरह यह भी क्लास है आपको समझ में आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। किसान कल्याण योजना यानी कि किसानों से संबंधित कल्याणकारी योजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाई हुई, ठीक है ना। तो आज का मेरा जो टॉपिक है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। दोस्तों, यह जो योजना है काफ़ी फेमस है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक सरकारी योजना है जो वृद्धावस्था संरक्षण और लघु एवं सीमांत किसान। दोस्तों, लघु एवं सीमांत किसान का मतलब यहाँ पर क्या है कि जिनके पास भूमि का टुकड़ा होता है, जो जमीन होती है वो काफ़ी कम हो, उनको हम लघु या फिर सीमांत मतलब छोटा बोलते हैं, ठीक है ना। किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए इसकी घोषणा 1 फरवरी सन 2019 को हुई थी। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत जो छोटे या फिर सीमांत किसान होते हैं, उनको संरक्षण देने के लिए, उनको सहायता प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था में, अब कोई किसानों के पास सरकारी जॉब तो नहीं है ना कि उनको पेंशन मिलेगा, कोई ऐसा गवर्नमेंट जॉब नहीं है उनके पास, उनको पेंशन मिलेगा। तो जो छोटे किसान हैं उनके पास बचत काफ़ी कम होती है, फिर ना के बराबर होती है। तो वृद्धावस्था में उनकी सहायता के लिए 1 फरवरी सन 2019 को भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का शुभारंभ किया था, ठीक है। 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाले 2 हेक्टेयर तक की खेती करने वाले सभी छोटे एवं सीमांत किसान। दोस्तों, 2 हेक्टेयर तक यानी कि 2 हेक्टेयर से कम जिनके पास भूमि है, वो सभी इस प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के जो हैं वो सभी लोग इस जो भी योजना है इसका लाभ प्रॉपर तरीके से उठा सकते हैं, ठीक है ना। जिसके नाम 1 अगस्त सन 2009 को राज्यों के सभी प्रदेशों में भूमि रिकॉर्ड में दर्ज है, योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि ऐसे किसान जिनकी उम्र 18 से 40 तक है वो, और जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, ठीक है ना, 2 हेक्टेयर से कम जिनके पास भूमि है और वो किसान है, तो अब प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत अपना लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन का प्रावधान है, और यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो किसान का पति या पत्नी पारिवारिक पेंशन के रूप में 50% पेंशन पाने का हकदार है। परिवार पेंशन केवल पिता या पत्नी पर ही लागू होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर देख लिया, इसका प्रॉपर तरीके से मोटो क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले सभी किसान इसके पात्र हैं, और जब किसानों की उम्र 18 से 40 वर्ष की होगी तो एक फिक्स अमाउंट उनको अपने बैंक में जमा करना होगा। फिर दोस्तों 60 वर्ष के बाद जो लोग पैसा अपने बैंक अकाउंट में जमा किए होंगे इस स्कीम के तहत, तो उनको 3000 रुपये प्रति माह न्यूनतम पेंशन मिलेगा। यदि ऐसे किसान जो 18 और 40 वर्ष की उम्र में अधिक पैसा अपने अकाउंट में जमा किए हैं तो उनको अत्यधिक मानदेय मिलेगा, ठीक है ना। इसकी जो शुरुआत हुई थी भारत सरकार द्वारा सन 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। दोस्तों, बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की। और दोस्तों, यह जो योजना है यह प्रॉपर तरीके से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संस्थान द्वारा चलाई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। वर्ष सन 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या है? कृषि न्यूनता पूर्ण करना, प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना और कृषि बर्बादी को कम करना। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का जो मेन मोटो है वह क्या है कि जो कृषि बर्बादी है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब पैदावार होती है तो जो क्रय केंद्र होते हैं, दोस्तों जो क्रय केंद्र होते हैं हमारे गांव के आसपास जो होते हैं, यहाँ पर अनाज की खरीदारी होती है, और यदि बारिश आ गई, तूफान या कुछ ऐसी आपदा आ गई, तो वो जो
उत्पादन होता है वो अधिक मात्रा में बर्बाद होता है। तो उससे बचने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का शुरुआत हुआ था और यह जो योजना है वह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। इस योजना का कार्यान्वयन अवधि सन 2016 से 20 है, जिसमें कुल परिव्यय राशि 6000 करोड़ का प्रावधान है कि वहाँ पर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे कि जो उत्पादन है उसको प्रॉपर तरीके से उसका रख रखाव हो, यानी उसकी बर्बादी से बचा जा सके, ठीक है ना। तो इस योजना का मेन उद्देश्य है। आइए बात करते हैं इसके अंतर्गत एकीकृत कोल्ड चेन। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोल्ड चेन का मतलब क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज, कि जहां पर एक फिक्स तापमान पे चाहे ऐसी वस्तुएं हैं जैसे कि प्याज हो गया, टमाटर हो गया, तो यदि हम उसको कोल्ड स्टोर में रख दें तो वो अधिक समय तक सुरक्षित रहता है, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए कि एक क्षेत्र है जहां पर टमाटर का उत्पादन बहुत अधिक हो गया, अब बहुत अधिक होने की वजह से उसका जो मूल्य है वो काफ़ी गिर गया। यदि उस क्षेत्र में कोई कोल्ड स्टोर होगा तो किसान करेंगे क्या कि कोल्ड स्टोर में अपनी वस्तुओं को जाकर वहाँ पर रख देंगे कि जब उसका ठीक ठाक मूल्य मिलेगा तो उसको बाज़ार में बेच देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो बर्बादी है, जो कम मूल्य होने से उस वस्तु की बर्बादी होगी, उससे बचा जा सकता है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है कि इसके अंतर्गत एकीकृत कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन, अवसंरचनात्मक का विकास, खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता आश्वासन, मेगा फूड पार्क आदि का प्रावधान हुआ है। और इसके तहत सन 2016 से सन 2020 तक 4 वर्षों में 6000 करोड़ रुपए का प्रावधान है कि 4 वर्षों में 6000 करोड़ की राशि से यह प्रॉपर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा कि जो वस्तुओं की बर्बादी है, जो उत्पादन की बर्बादी है, उससे बचा जा सके, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं त्वरित चारा विकास कार्यक्रम की। इस योजना का जो शुभारंभ हुआ था वह सन 2011 और 12 के आसपास हुआ था और इसमें 300 करोड़ का प्रावधान हुआ था त्वरित चारा विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत, ठीक है ना। यह कार्यक्रम प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से किसानों को लाभ देने तथा चारा उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु तथा वर्ष भर चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 2500 गाँवों में शुरू हुआ था। दोस्तों त्वरित चारा विकास कार्यक्रम सन 2011-12 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस योजना के तहत 300 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ था और स्टार्टिंग में 2500 गांव में इस योजना को स्टार्ट किया गया था कि जो चारा है, जो मवेशी होते हैं, जो गाय भैंस होती हैं, उनके लिए चारा कहाँ से मिले, ऐसे एरिया में, यानी कि वहाँ पर पानी वानी की व्यवस्था जो है, जो नहरें होती हैं प्रॉपर तरीके से उसमें पानी आए कि आसपास के क्षेत्रों में हरियाली बनी रहे, उसके लिए त्वरित चारा विकास कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत वर्ष सन 2012-13 में 200 करोड़ तथा वर्ष 13-14 में 100 करोड़ का प्रावधान हुआ। तो यह जो भी राशि आवंटित हुई है इसके बारे में यहाँ पर जानकारी आपको दी गई है। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि राशि वार्षिक के बारे में ज़्यादा आप लोग को ध्यान नहीं देना है, कौन सा अभियान था, इसका उद्देश्य क्या था और यह किस वर्ष इसका शुभारंभ हुआ था, बस इतने पर आपको फोकस करना है, ठीक है ना। दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रीय बांस मिशन की। आप लोगों ने बांस के बारे में तो सुना ही होगा, सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा होता है, ठीक है ना, पेड़ होता है जो सबसे फास्ट इसकी ग्रोथ होती है, ठीक है ना। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इस मिशन की शुरुआत कब हुई थी? सन 2006 और 7 के आसपास हुई थी। देश के 27 राज्यों में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, जिसका उद्देश्य बांस क्षेत्र के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना तथा आवश्यकता अनुसार योजना बनाना। दोस्तों जो बांस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा काम के होते हैं देश के लिए, ठीक है ना। तो इसको प्रॉपर तरीके से फैलाने के लिए, यानी कि इसके विकास को प्रोत्साहन देने के लिए कि ये कहीं ख़त्म हो न जाए, ये जो पेड़ होते हैं ये जहाँ पे लग जाते हैं आसपास की मिट्टी थोड़ी सी वहाँ पे ख़राब हो जाती है, तो उससे बचने के लिए 27 राज्य में सन 2006 और 7 के आसपास इस योजना का शुभारंभ हुआ था कि बांस की खेती को, बांस के लगाने को प्रोत्साहन मिले कि जिससे कि जो बांस है इसका विकास अच्छे से हो और इसका उत्पादन भी, इसका जो भी है वो ज़्यादा अच्छे से हो सके, ठीक है ना। मिशन के तहत नर्सरियों की स्थापना हुई, उतक संवर्धन जो इसके टिश्यू कल्चर होते हैं, ठीक है ना, इकाइयों को बढ़ावा मिला तथा इसके गुणवत्ता में भी इम्प्रूवमेंट किया गया। दोस्तों अब बात करते हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन की। बागवानी तो आप लोग जानते ही होंगे, जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, जो फल वल होते हैं, जो फूल होते हैं, उनकी बागवानी करना, उसके बारे में पढ़ते हैं। कृषि मंत्रालय अग्र और पश्च जुड़ाव सुनिश्चित करने हेतु सभी
पगधारियों की सक्रिय भागीदारी से सन 2005 और 6 से बागवानी क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए केंद्र प्रायोजित, यानी कि जो भी इसके लिए काम होगा वह केंद्र सरकार इसके लिए पैसे का आवंटन करेगी। राष्ट्रीय बागवानी मिशन का क्या हुआ, शुभारंभ हुआ, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय बागवानी जो मिशन है इसकी शुरुआत सन 2005 से सन 2006 के आसपास हुई थी। दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य भारत में बागवानी क्षेत्र का व्यापक विकास करना और साथ साथ जो बागवानी उत्पादन है, जो उससे फल फूल की प्राप्ति होगी, उसको भी बढ़ावा देना है। अब हम बात करते हैं कृषि आमदनी बीमा योजना की। दोस्तों, एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग जो भी हमारे खेती बाड़ी करने वाले लोग होते हैं, किसान होते हैं, उनके लिए बीमा का प्रावधान क्या है उसके बारे में यहाँ पर प्रकाश डालते हैं। इस योजना भारत सरकार द्वारा सन 2003 से 4 में देश के 13 राज्यों में इसकी शुरुआत हुई थी। आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि कृषि आमदनी बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था, तो सन 2003 से सन 2004 के आसपास हुआ था, ठीक है ना। जब यह शुरुआत हुआ था तो भारत के 13 राज्यों से यह स्टार्ट हुआ था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य फसल उपज एवं बाजार मूल्य के उतार चढ़ाव की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण कृषकों की आमदनी में होने वाली हानि को बीमा के माध्यम से कवर करना। दोस्तों, यहाँ पर क्या यह बात समझने वाली है कि बाजार मूल्य के उतार चढ़ाव के प्रतिकूल, जैसे आप मान लीजिए कि हमारे ज़िले के आसपास कुछ मंडियाँ होती हैं, कुछ फर्म होते हैं जहाँ पर उत्पादन को हम खरीदते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी वस्तु का उत्पादन हो गया, जैसे सपोज करिए अभी गेहूं का पैदावार हुआ और किसी भी क्षेत्र में गेहूं अत्यधिक मात्रा में उपज उसकी हो गई, तो जैसे ही जो है उत्पादन ज़्यादा हो गया तो उसके जो भाव होते हैं, जो उसके रेट होते हैं वो गिर जाते हैं। कोई भी चीज़ यदि अधिक मात्रा में आ गई, ठीक है ना, तो उसका रेट क्या होता है, वो गिर जाता है, क्योंकि डिमांड तो उतनी है, सप्लाई बढ़ गई तो उसकी मांग क्या होती है, जब सप्लाई बढ़ गई तो उसका जो मूल्य होता है, जो उसका रेट होता है, वो कम हो जाता है। अब सपोज करिए कि किसी भी उत्पाद का पैदावार हुआ तो रेट उसका गिर गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब उसका मौसम ख़त्म होया तो रेट उसका बढ़ गया, तो किसानों को घाटा हो गया। जब उनका पैदावार हुआ तो रेट उसमें गिर गया था, तो उनको काफ़ी घाटा हो गया। तो उससे बचने के लिए, बाजार मूल्य के उतार चढ़ाव की प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए कृषि आमदनी बीमा योजना का भारत सरकार द्वारा स्टार्ट हुआ था। यह सन 2003 और 4 में इसका शुभारंभ हुआ था और भारत के 13 राज्यों से यह स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। यह योजना उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा, इटावा, कन्नौज व मिर्ज़ापुर जिलों में अभी भी चल रही है, ठीक है ना। इसको आप लोग देख सकते हैं कि 4 जिलों में अभी भी चल रही है, 4 जिलों में। दोस्तों, बात करते हैं किसान कृषि उड़ान योजना की। जो हमारा एग्रीकल्चर है, जो हमारा खेती बाड़ी का काम है, किस प्रकार से उसको प्रोत्साहन मिले, कैसे जो हमारे किसान हैं उनकी आमदनी को बढ़ावा जाए, उसके लिए इस योजना का शुभारंभ हुआ था, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इसकी घोषणा की गई। जो अभी भारत की वर्तमान वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा इसका शुभारंभ हुआ था, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत किसानों को कृषि उत्पाद के परिवहन में सुविधा मिलेगी। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जो वित्त मंत्री जी हैं उन्होंने घोषणा की थी, ठीक है ना, कि किस प्रकार से जो किसान के उत्पाद हैं उनके लिए एक रेलवे ट्रैक के तहत जो हमारे देश की रेल है, यानी कि जैसे सपोज करिए कि उत्तर प्रदेश है और क्या है, महाराष्ट्र है, यानी कि मुंबई मान लीजिए, तो उत्तर प्रदेश से मुंबई के लिए किसानों की जो उपज है उसको यदि भेजना होगा तो उसके लिए एक कनेक्टिविटी बनाई गई है कि किसान की उपज पे कम भाड़ा लगेगा, ठीक है ना, तो जिससे उनकी इनकम को काफ़ी अच्छे से अच्छा किया जा सकता है। इसके लिए किसानों की फसलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए विशेष हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। दोस्तों, हवाई यात्रा तो अभी नहीं, लेकिन इसके लिए जो रेल यात्रा है अभी यह सक्रिय है, ठीक है ना, कि रेल के माध्यम से किसानों की उपज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक काफ़ी तेज़ी से भेजा जा रहा है और इस पे जो भी उसका किराया है वह काफ़ी कम लिया जाता है, ठीक है ना। तो इससे इनकी उपज को पूरे देश में फैलाने में काफ़ी सुविधा मिल रही है और जिससे कि इनकी जो इनकम है वह भी बढ़ रही है। यह योजना किसानों के लिए संचालित 16 सूत्री कार्य योजना का हिस्सा है। इससे किसान अपनी फसलों को कहीं भी बेच सकेंगे, ठीक है ना।
जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। यह योजना किसानों की आय को वर्ष सन 2022 तक दोगुना करने से संबंधित है। दोस्तों आप लोगों ने सुना ही होगा कि किसानों की आय को किस प्रकार दोगुना करना है, उसके लिए 16 सूत्री कार्य योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। उसी कार्य योजना का एक रूप है कि कनेक्टिविटी फैलाना, कि जो किसान भाई हैं अपनी उपज को पूरे भारतवर्ष में आसानी से उचित मूल्य पर बेच सकें। ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं एग्री उड़ान योजना। एग्री मतलब एग्रीकल्चर का ही वर्ड है, एग्री। यह पहल हैदराबाद स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कृषि अनुसंधान प्रबंधक अकादमी यानी कि एकेडमी, जहां पर सब काम होता है, द्वारा स्टार्ट हुई थी। इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है किसानों को बिजनेस स्किल से लैस करना। दोस्तों जो हमारे एग्रीकल्चर के और जो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में भाई बहन हैं, उनको एग्रीकल्चर में ही बिजनेस सिखाना कि किस प्रकार आप अपनी खेती बाड़ी में ही बिजनेस को कर सकते हैं। जैसे कि कुक्कुट हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार के बिजनेस को कैसे आप अपने एग्रीकल्चर के साथ कर सकते हैं, उस स्किल को डेवलप करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कृषि अनुसंधान प्रबंधक अकादमी द्वारा इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है ना, कि खेती बाड़ी के साथ साथ खेती बाड़ी में ही किस प्रकार से बिजनेस को बड़ा किया जा सकता है, तथा कृषि क्षेत्र में नए प्रयोग और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत ग्रामीण जो हमारे गांव के किसान हैं, उनको कृषि तथा पशुपालन संबंधी ट्रेनिंग आधुनिक समय के अनुकूल दिया जाना है कि किस प्रकार से वह अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। दोस्तों आप लोगों ने सुना ही होगा कि कोई बाढ़ आ गई, कोई साइक्लोन आ गया, कोई तूफान आ गया, असमय वर्षा होगी, ओले पड़ गए, तो जो किसान होते हैं उनकी फसलों को नुकसान हो जाता है। तो उससे बचने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ सन 2016 में हुआ था। उसके प्रमुख बातों को हम यहाँ पर देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी सन 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY को अनावरण किया था, यानी कि स्टार्ट किया था 13 जनवरी सन 2016 को। ठीक है ना। यह योजना उन किसानों का प्रीमियम का बोझ कम करने में सहायता करती है जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं और खराब मौसम से उनकी रक्षा भी करती है। ठीक है ना। योजना के तहत किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% एवं सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का एक समान प्रीमियम का भुगतान करने का प्रावधान है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि रबी फसल और खरीफ फसल के लिए 2 और 1.5% आपको देना पड़ेगा। तो आपकी जो भी फसल वहाँ पर नुकसान होगी उसकी भरपाई भारत सरकार करने वाली है। ठीक है। तो इस योजना के तहत उनको लाभ मिलता है जो अपना बीमा करवाते हैं। दोस्तों बात करते हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना की। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष सन 2019 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष सन 2019 में देश भर के किसानों के लिए सोलर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान जो है इस योजना का शुभारंभ किया था। दोस्तों यहाँ पर क्या है, सोलर पंप अर्थात जो सौर ऊर्जा होती है उससे पंप चलाना, जो पानी निकालने वाली मशीन होती है ना, जो बोरिंग होती है, उसको यहाँ पे स्टार्ट करना। और ग्रिड से जुड़े सौर एवं ग्रिड मतलब होता है जोड़ना, ठीक है ना, उसको कनेक्ट करना। नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब कि जिससे कि पॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है ना, और उसको बार बार प्राप्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना का स्टार्ट किया था, यानी कि शुभारंभ किया था। इस योजना का लक्ष्य सन 2022 तक सौर एवं अन्य नवीकरणीय, अन्य का मतलब जैसे कि पवन चक्की हो गया, ठीक है ना, इसको जोड़ के यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, क्षमता को 25,750 मेगावाट करना। इसके लिए 34,422 करोड़ की कुल केंद्रीय सहायता का प्रावधान है। ऐसी ऊर्जा को बढ़ाकर 25,750 मेगावाट करने के लिए 34,422 करोड़ का जो आवंटन है वो प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत मिलने वाला है, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि हमने किसानों से संबंधित सारी योजनाओं को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी योजनाएं समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।